रूस से तेल खरीदने की हमारे जो नए आका हैं उन्होंने इजाजत दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डोनाल्ड ट्रंप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी इस तरीके से कहते हैं कि हम आपको 30 दिन का जो है मोहलत देते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है, और भी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम क्यों एकदम एक गुलामी के उसमें हैं? शर्मनाक बात है कि हम इस तरीके से गुलाम दिख रहे हैं अमेरिका के, हमारी ज़मीन पे आके रासियाना डॉलर के अंदर, जहाँ प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कह दिया कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। आप ये सोचिए कि इनकी हिम्मत देखिए, भारत की धरती पर आकर ये धमकी भरे लगभग शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने हरमोज को बंद नहीं किया है, स्ट्रेट ऑफ हरमोज, पर हम जो है इजरायली और अमेरिकन टैंकर्स को नहीं जाने देंगे, बाकियों को हमने नहीं रोका है। दिख रहा है वो हमें आके धमका देते हैं। इससे पहले हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया गया था 25% का, और 25% और ज्यादा उस पर लगा दिया गया था। फिर ये भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कि मैं ये समझता हूं, मैं नाखुश हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका को पार्टनरशिप करनी नहीं आती। नई बात सामने आई है जो बहुत ही चौंकाने वाली है। वो खबर ये है कि रूस से तेल खरीदने की हमारे जो नए आका हैं उन्होंने इजाजत दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डोनाल्ड ट्रंप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली कि हमको तेल खरीदने की आपने इजाजत दे दी। लेकिन कहा यह है कि पहले जहाज में जो तेल लोड हो चुका है वही बेचा जा सकता है रूस के जरिए, और ये सिर्फ 30 दिन की ये मोहलत दी गई है। इस मोहलत का हम क्या करें? इस मोहलत को हम ओढ़ें, पहने या खाएं या बिछाएं, क्या करें? क्या इसको एक तरह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से मान लें कि हम सरेंडर कर चुके हैं? ये सबसे पहले तो प्रवीण जी ये बताइए कि इस रहमो करम का शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जी को। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी इस तरीके से कहते हैं कि हम आपको 30 दिन का जो है मोहलत देते हैं, आप जाके रशिया से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकते हैं। देखिए, वो 30 दिन उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये 4 या 5 हफ्ते चलेगी। तो 4 हफ्ते का मतलब हो गया 30 दिन। तो अगर ये और चलती रहेगी तो फिर हमको उनसे और मोहलत माँगनी पड़ेगी। और देखिए, ये कोई ये बात सामने आ गई है, पर इससे हमें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। और उसका कारण ये है कि इस साल का जो बजट आया था, ये अपना देश का बजट आया था, उसके अंदर जो छबहार पोर्ट है, वहाँ पर कोई भी उसके लिए बजट के लिए एलोकेशन नहीं किया गया था। तो इसके ऊपर कुछ ईरान ने टिप्पणी भी करी थी। अब देखिए, ये जो छबहार पोर्ट है, जो हम बोलते रहते हैं, हमारे लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर हमने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो हमने साइन किया था मार्च 2024 में, और हिंदुस्तान ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे 3050 डॉलर मिलियन डॉलर दिए थे, जिसमें 150 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि पोर्ट का जो इक्विपमेंट है उसको खरीदा जाए, और 2050 मिलियन डॉलर दिए गए थे कि जो वो पोर्ट है उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब हम चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि अब अमेरिका ने हमें कह दिया है आप यहाँ से इसका इस्तेमाल मत करो, ईरान से आप तेल नहीं ले सकते। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री गए थे 24 फरवरी को इज़राइल, तो इज़राइल में जो उन्होंने बात करी थी उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, तो वो थी कि किस तरीके से हम जो है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम कैसे रिवाइव कर सके। कहने का मतलब ये है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे पास आज ऑप्शंस हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा है, और भी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम क्यों एकदम एक गुलामी के उसमें हैं? शर्मनाक बात है कि हम इस तरीके से गुलाम दिख रहे हैं अमेरिका के। आगे और बात सुन लीजिए, ये जो इनके डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट आए हुए हैं इस समय, क्रिस्टर लैंडो, ये अभी रसियाना डायलॉग में थे, और वहां उन्होंने साफ एक टूक बोला है कि ये जो ट्रेड डील हो रही है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, ये बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने बताया कि ये ट्रेड डील ठीक चल रही है, क्योंकि ये ट्रेड डील जो है ये बेसिस बनेगा हमारे रिश्ते का। 13 फरवरी 2025 को, कुछ ही हफ्ते हुए थे, ट्रंप आए थे ऑफिस में, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी गई, और उसमें ये हमने साफ कहा था कि जो ट्रेड डील है हम दोनों के देश के बीच में, वो हम 2030 तक 500 बिलियन डॉलर्स तक बायलैटरल बना देंगे। अभी जो हमारा ट्रेड है वो करीबन 139 बिलियन डॉलर्स है। कहने का मतलब ये है, हमारी जमीन पे आके रासियाना डॉलर के अंदर, जहां प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, आप ट्रेड डील करिएगा।
इसी के ऊपर हमारा पूरा रिश्ता जो है बनता रहेगा। और उन्होंने ये भी कह दिया, और प्रवीण साहनी, अच्छा आपने याद दिलाया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। आप ये सोचिए कि इनकी हिम्मत देखिए, भारत की धरती पर आकर ये धमकी भरे लगभग शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जैसे रशिया इतना मजबूत हो गया, उसने अपना एक पूरा इकोनॉमिक वो बना दिया, और एक तरह से हकलाते हुए इस बात को कह रहे थे, क्योंकि कहते हुए भी अजीब लग रहा होगा कि खुद भारत में आकर इतने बड़े ऑडियंस के सामने, जैसे आपने कहा कि दुनिया भर से तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को इस रायसीना डायलॉग में बुलाया जाता है। मैं वापस आपको लेके आना चाहती हूँ, हालांकि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, कि जो कहा जा रहा है कि अभी 5 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की ये इजाजत दी गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है, इससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अब सबसे बड़ी बात तो मुझे ये भी बताइए कि भारत की जो 40% जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, लेकिन ये जो असमंजस वाले और एक मिक्स्ड जो बयान आ रहे हैं, कि पहले बयान ये आया कि सिर्फ चीन को इजाजत होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज ले जाने की, अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा बाकी देशों को इजाजत होगी कि वो इस रास्ते से तेल ले जा सके। अभी क्या है, हम कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त? हम यहाँ खड़े हैं कि जो इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो भी रायसीना डायलॉग में थे और उन्होंने साफ ये बयान दिया है, हमने हरमोज को बंद नहीं किया है, स्ट्रेट ऑफ हरमोज, पर हम जो है इजरायली और अमेरिकन टैंकर्स को नहीं जाने देंगे, बाकियों को हमने नहीं रोका है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज है वो नहीं कर रही हैं इंश्योरेंस, तो बहुत सारे टैंकर्स वहां खड़े हुए हैं और वो जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अब हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम अमेरिका के साथ जुड़ गई है, ये तो सबको दिख ही रहा है। अब ये जो सारी बात होती थी, जयशंकर बार बार हर प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि हमारी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, हम जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिख रहा है, वो हमें आके धमका देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमें बता दिया, हमको अमेरिका ने कहा है कि देखिए आप अभी रशिया से ले लीजिए, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको देने में। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हरमोज का ताल्लुक है, सीधी सी बात यह है कि इतना खतरा लोगों को लग रहा है, एक डर बैठ गया है, माहौल है इजराइल का, इजराइल के ड्रोन्स का, इजराइल की मिसाइल्स का, कि हमारे टैंकर्स का नुकसान हो सकता है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जा रहा है। अब मुझे ये बताइए आप प्रवीण साहनी जी, कि ये खबर तो आई है रूस के तेल वाली, पहली बात तो मुझे बताइए क्या इससे कोई राहत होगी? वो ये कह रहे हैं साथ साथ कि ऐसा नहीं है कि रूस को कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे, लेकिन 30 दिनों की ये मोहलत आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं इससे पहले हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया गया था 25% का, और 25% और ज्यादा उस पर लगा दिया गया था। फिर ये भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कि मैं ये समझता हूं, मैं नाखुश हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत आधिकारिक रूप से तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमने तेल खरीदना बंद कर दिया है। इस पूरे जो जंगी माहौल है, इसमें भारत कहाँ खड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि पूरा एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि इस दुनिया में कौन सा देश किस स्तर पर, किस सीढ़ी में कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो पूरे तरीके से तय होगा नए सिरे से। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए, जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, हमारा वहाँ बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसको मैं बोलता हूँ जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। हमारा इन्फ्लुएंस एकदम खत्म हो गया है और उसका कारण बहुत सीधा है। पहले जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी मिडल ईस्ट के लिए, तो वो ये होती थी कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के लिए बात करते थे, हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते थे, और 1993 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ बने थे, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उसके बाद हमने एक बैलेंस रखा था, एक संतुलन रखा था। वो संतुलन अब मोदी सरकार ने तोड़ दिया है और हमारी जो रेलेवेंस है वहां पर वो खत्म हो गई है। हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, करीबन 9 मिलियन हमारे लोग वहां काम करते हैं वहां पर, तो इसीलिए प्रधानमंत्री भी और ये जयशंकर भी सबको, शेख को और उनको किंग्स को वहां फोन कर रहे हैं कि देखिए हमारे वहां लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए। देखिए हिफाजत ठीक है, सवाल ये हमारा कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान एक बहुत बड़ा और समझदार मुल्क है मिडिल ईस्ट का। ईरान जो है, ये बात उठती है बार बार कि ईरान क्या हमसे बहुत नाराज हो गया है। मैं समझता हूं ईरान जिम्मेदार है, ब्रिक्स का मेंबर है। ईरान जो है उसको एक परेशानी थी, एक दुख हुआ था, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर उनका जो वॉरशिप था उसको अमेरिकन सबमरीन ने वो खत्म कर दिया, गिरा दिया। तो वो हमसे दुख उन्होंने जाहिर किया है और खुल के किया है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ईरान हमारे साथ ताल्लुकात नहीं चाहता है। दिक्कत यह है कि हम ईरान के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जुड़ गए हैं एकदम। हमारी पूरी आज फॉरेन पॉलिसी, मैं कह सकता हूं 100% फॉरेन पॉलिसी अब जो है अमेरिका और इजराइल के साथ है, क्योंकि जो इजराइल है वो एकदम जुड़ा पड़ा है अमेरिका के साथ। आज जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है जो कि अमेरिका लड़ रहा है।
आपने ये कह ही दिया है अब ये कि इज़राइल की वॉर है और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, वहाँ के मिलिट्री वेटरन कल देखिए व्हाइट हाउस में क्या हंगामा हुआ, किस तरह से उन वेटरन का हाथ तोड़ दिया गया जिन्होंने ये कहा कि ये इज़राइल की वॉर है, मैं इज़राइल की वॉर में जान नहीं दूंगा, मैं इज़राइल की ये वॉर नहीं लड़ूंगा। तो एक तरह की बगावत तो वहीं सेना में नजर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स के ही। जब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे इज़राइल, उसी दौरान ये पूरा जंग की जो तैयारी थी वो चल रही थी, उनके लौटते ही या समझिए कि हम सांस नहीं लिया होगा उन्होंने यहाँ आते हुए, और तभी ये हमला हो गया था। खबर ये भी आई कि हमला दरअसल 1 हफ्ते पहले होना था, यानी कि जब मोदी जी वहां मौजूद थे उस वक्त इस हमले की प्लानिंग की गई थी। इसको और इस पूरी विजिट को एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि कि दुनिया और ईरान और बाकी सब लोग इस मुगालते में रहें कि देखिए यहाँ तो एक इतने बड़े देश के नेता इसे विजिट कर रहे हैं, उनका दौरा चल रहा है, तो हमला तो हो नहीं सकता, और उसी दौरान उस कवर को इस्तेमाल करके हमला कर दिया। आप मानते हैं ये बात? देखिए 25 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री गए, पहले से ये बता दिया गया प्रधानमंत्री के जाने से कि देखिए साहब आप बहुत बड़े मुल्क हैं। तो उसके बाद फिर आप जानती भी हैं कि वो सेनेट के अंदर एक मेडल भी दिया गया, जिसमें 2 मेडल पहली बार बनाया गया था। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को ये बताना था कि देखिए आप बहुत बड़े हैं, पर उनके जाने से क्या हुआ है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, अब वो एकदम खुल के सामने आ गई है। उसमें अब क्या छुपा रह गया है? उसके एकदम बाद लड़ाई शुरू हो गई। जहाँ तक आपने बोला प्लानिंग लड़ाई की, मैं समझता हूँ अमेरिका को शुरू से ना अभी तक पता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे रायसीना में डायलॉग में साफ बोला है, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा है ये लड़ाई हमने शुरू नहीं करी है, ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू करी है। जब अमेरिका बंद करना जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका लड़ाई कैसे बंद करेगा? क्योंकि उसमें अमेरिका, इज़राइल, जैसे मैं आपसे पहले भी बोला था, ये पूरा मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बुरा संकट का टाइम मैं देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और हिंदुस्तान का तो मैं अफ़सोस इस बात का है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हम इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है हमारे पास। उसके बावजूद हम क्यों तय कर रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ ही खड़ा होना है? इस बात को समझ चुका है इज़राइल की पूरी जो गज़ा की जंग हुई, जंग क्या हुई, जो नरसंहार हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों की हत्या की गई, उसमें पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ हो चुका है इज़राइल के। अमेरिका में भी खिलाफ हो चुका है, पश्चिमी दुनिया में भी खिलाफ हो चुका है। अब उसको एक ऐसा साथी चाहिए जहां लोगों की तादाद ज़्यादा हो और जिसको वो दोस्त कह सके, जिसके ज़रिए वो पब्लिक ओपिनियन चेंज कर सके। उन्होंने कहा कि 2 ऑप्शन हो सकते थे उसके पास, कि चाइना हो या फिर इंडिया हो, यानी इंडिया भी बड़ी आबादी वाला देश है, बड़े इन्फ्लुएंस वाला देश है, तो चाइना तो इस चक्कर में आया नहीं, लेकिन जो भारत है वो फंस गया है इस चक्कर में। नरेंद्र मोदी जी के जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है इजराइल कि देखिए 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं इस पूरी जंग में, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के मामले में भी, ईरान के मामले में भी, और एक ऐसा देश जहां 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं जो कि पूरी दुनिया में करीब दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। तो ऐसे देश को ये बताना चाहता है इजराइल और नेतन्याहू कि देखिए ये देश मेरे साथ है, 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए उनकी कितना है, इज़राइल जो है 9 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं, सिर्फ 9 मिलियन। ईरान में रहते हैं 95 मिलियन। हमारे यहाँ देखिए 1.4 बिलियन, इतने लोग हैं हमारे। हमारा एक अलग वो स्टेटस है, हमारी एक अलग ताकत है, हमारी एक अलग मार्केट है, हमारे अंदर जो हमारे लोग हैं उनमें काबिलियत है, सब कुछ है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है, जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम क्यों उनके साथ, ठीक है रिश्ते रखिए आप, रिश्ते ये नहीं है कि मोदी सरकार से पहले रिश्ते नहीं हुए थे, पहले भी रिश्ते हुए हैं हमारे उनके साथ। कहने का मतलब ये है, आज जो है इस तरीके से जुड़ जाना अमेरिका के साथ, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका को पार्टनरशिप करनी नहीं आती। उसका कारण ये है, अमेरिका में एक सोच है, हमने कोल्ड वॉर जीती है, जो उन्होंने जीती है, और यूनिपोलर वर्ल्ड जो था उसके अंदर उनका ये थी सोच कि हम दुनिया को कुछ भी कर दें, हम कहीं भी इसको मार दें। 2003 से आप देख लीजिए उन्होंने कितनी तबाही करी है। उन्होंने इराक पे लड़ाई करी, उसको खत्म किया, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, और अब ईरान। एक बात जो उनको समझ में नहीं आती है, ईरान इराक नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, 5000 साल की सिविलाइजेशन है, और ईरान जो है उसमें ताकत है, वो लड़ेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे।